नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनु मैम की क्लास में। आज हम शुरू करेंगे कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। समझेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के पीरियड में एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से मेन चार्टर्स आए और कुछ इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स जिन्होंने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल बदल कर रख दिया। इन्हीं में से एक है चार्टर एक्ट 1813 और मैकॉले मिनट। आज इसी पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ चर्चा करेंगे क्या है फिल्ट्रेशन थ्योरी या निस्यंदन सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं आज के थॉट के साथ। चूजिंग अ गोल एंड स्टिकिंग टू इट चेंजेस एवरीथिंग। जी हाँ, एक लक्ष्य को चुनें और उसी पर स्थिर रहें, तो उसी पर अडिग रहें तो सब कुछ बदल जाता है। मीन्स जो आपको चाहिए वो एक दिन ज़रूर मिल जाता है। समझते हैं चार्टर एक्ट 1813 को। चार्टर एक्ट 1813 को समझने से पहले कुछ पुरानी बातों की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा ने 1498 में एक नए जलीय रास्ते की खोज की थी। कहते हैं कि इसी जलीय मार्ग की यानी 1498 में जो उन्होंने एक जलीय मार्ग खोजा, इसी ने इंडियन हिस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत कर दी। इसी नए युग में एजुकेशन ने भी अपना ओल्ड स्ट्रक्चर चेंज कर लिया और एक नए रूप में आ गई। तो इंडिया में 17th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिजनेस शुरू किया और इस कंपनी का जो मेन पर्पस था वो क्या था? इंडिया से बिजनेस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। इसी वजह से इस कंपनी ने इंडियन एजुकेशन पॉलिसीज़ में कोई इंटरफेयर नहीं किया, कोई इंटरेस्ट लिया ही नहीं इंडिया की एजुकेशन में। वो सिर्फ अपना काम करने में लगे रहे। 1731 में यानी 1731 में इनके एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए कुछ स्कूल्स को खोला गया, लेकिन ये स्कूल केवल यूरोपियन बच्चों के लिए ही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडियन एजुकेशन की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इंडिया में एजुकेशन का प्रचार प्रसार चलता रहा, क्योंकि इस कंपनी के कुछ ऑफिसर्स ऐसे थे जो इंडियन एजुकेशन के प्रचार में या प्रसार में या मतलब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट लेते थे। इसी वजह से 1781 में यानी 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई और 1791 में यानी 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज खोला गया और 1800 या 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज को भी खोला गया। अब हम इसी क्रम में बात करेंगे चार्टर एक्ट 1813 की। कंपनी का जो चार्टर एक्ट होता था या आज्ञा पत्र कहते हैं इसको, ये हर 20 साल के बाद रिव्यू होने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश होता था। 1793 के बाद 1813 में यानी 20 साल बाद कंपनी का चार्टर एक्ट रिव्यू हुआ और अब हम डिस्कस करेंगे इसके मेन पॉइंट्स को। इसके अकॉर्डिंग क्या था? In 1813, the East India Company was compelled to accept responsibility for the education of Indians. यानी कि इसके अकॉर्डिंग इंडियंस की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी को दे दी गई थी। मीन्स इस चार्टर का इंडिया एजुकेशन सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। दूसरा, क्लॉज 43 ऑफ द एक्ट स्टेटेड it shall be lawful for the Governor General in Council to direct that out of any surplus which may remain of the rents, revenues and profits arising from the said territorials acquisitions after deferring the expenses of military, civil and commercial establishment and paying the interest of the debt. मतलब हर साल कम से कम 1 लाख रुपए का अमाउंट का यूज़ इन्होंने लिटरेचर के रखरखाव के लिए, विकास के लिए दिया और इंडिया के जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको मोटिवेट करने के लिए और साइंस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए खर्च किया जाए, ऐसा इन्होंने इस एक्ट में प्रोविज़न रखा। और जो क्लॉज 43 था उसके अनुसार एक चीज़ और थी कि भारत में मिशनरीज़ को आने की परमिशन दे दी गई और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भी उनको परमिशन दे दी गई। इसी के साथ साथ सेना के लिए कानून बनाने के अधिकार कंपनी को मिल गए और इसी 1813 के चार्टर के थ्रू ही भारतीय जनता पर टैक्स लगाने की भी शुरुआत कर दी गई।
नेक्स्ट देखते हैं एंग्लिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी, या इसे हम प्राच्य पाश्चात्य विवाद भी कहते हैं। इस कंट्रोवर्सी का जन्म हुआ था 1813 के चार्टर से, क्योंकि इस चार्टर में ये तो क्लियर कर दिया गया कि एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होगी, लेकिन ये कहीं क्लियर नहीं किया गया था कि एजुकेशन फ्रेम कैसा होगा, एजुकेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा और किस मीडियम में एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। इसी बात को लेकर यहाँ दो अलग अलग विचारधाराओं का जन्म हो गया। There emerged two groups among the officials of the company. One group was that of the Orientalists or classicists who wanted to promote Indian education through the medium of Sanskrit, Arabic and Persian. The developing Western education India was carried on through the medium of English. यानी यहाँ दो अलग अलग विचारधाराओं का जन्म हो गया इसी बात को लेकर, जिनमें कि एक जो ग्रुप था वो था ओरिएंटलिस्ट और दूसरे थे एंग्लिस्ट। तो जो ओरिएंटलिस्ट थे यानी प्राच्यवादी थे, वो चाहते थे कि भारतीय शिक्षा का माध्यम या मीडियम जो है एजुकेशन का वो इंडियन लैंग्वेज हो, जैसे कि संस्कृत हो या इंग्लिश हो या अरबी हो, इन सबको रखा जाए, इंडियन लिटरेचर को बढ़ावा दिया जाए। ऐसी सोच रखने वाले भी दो तरह के लोग थे इसमें, जिनमें कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए ऐसा करना चाहते थे और कुछ ब्रिटेन के हित की दृष्टि से ऐसा चाहते थे। मतलब चाहते तो दोनों ही थे कि इंडियन लैंग्वेज में शिक्षा दी जाए, लेकिन दोनों अलग अलग लोगों के हित के लिए बात करते थे। कुछ इंडिया के हित के लिए बात करते थे और कुछ ब्रिटिशर्स हित के लिए बात करते थे। तो जो ब्रिटेन के हित के लिए चाहते थे, जैसे कि प्रिंसिप समझते थे कि भारतीय जो है वो इस लायक ही नहीं है कि उनको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया जाए। कुछ अंग्रेजों को ये डर भी था कि अगर इंडियंस ने ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ लिया और ज़्यादा साइंस और टेक्निक्स को जान गए तो हमारी बराबरी न करने लगे और कहीं ब्रिटेन के शासन को ख़त्म ही ना कर दें। इसी के दूसरी तरफ थे एंग्लिस्ट। ये चाहते थे कि इंडियंस की एजुकेशन का मीडियम इंग्लिश हो, इंडियंस को इंग्लिश लिटरेचर का ज्ञान कराया जाए। और यहाँ भी उसी तरह के दो लोग थे, कुछ भारतीयों के हित की वजह से ऐसा चाहते थे और कुछ ब्रिटिशर्स की हित की वजह से ऐसा चाहते थे। तो इसी ग्रुप में थे राजा राम मोहन राय। वो चाहते थे कि अगर इंडियंस इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन लेंगे और इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ेंगे तो वो मॉडर्न नॉलेज को समझेंगे और जो उनकी बैकवर्डनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और वो अपने राइट्स के लिए लड़ना सीख जाएंगे। दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स थे वो ये सोच रहे थे कि अगर हम इंडियंस को इंग्लिश एजुकेशन दे देंगे तो हम कम पैसों में क्लर्क का काम करने वाले लोगों को अपने काम पर रख सकते हैं, यानी कि हमें कम पैसे में क्लर्क मिल जाएंगे, क्योंकि जब वो इंग्लिश समझेंगे तभी तो वो हमारी कंपनी के कामों को कर पाएंगे। तो इस लालच से वो भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देना चाह रहे थे। 1813 के इस चार्टर के बाद जो इंडिया में लोकल जो पाठशालाएं थी, जो देसी पाठशालाएं थी, धीरे धीरे वो बंद होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जो स्कूल खोले उसमें इंटरेस्टिंग मेथड्स का यूज़ होता था और जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ते थे उनके साथ एक कंडीशन ये भी थी कि उनको बाद में नौकरी भी मिल जाती थी। तो ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश स्कूल्स में जाना शुरू हो गए। इसके बाद 1833 में फिर से एक चार्टर एक्ट आया था और उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो शिक्षा के लिए अमाउंट जो 1 लाख रुपया था उसे बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया था। और मिशनरीज को तो भारत आने की छूट पहले ही दे दी गई थी, लेकिन यहाँ कह दिया कि वो भारतीयों की धर्म की भावना को उन्हें कोई भी ऐसी ठेस ना पहुँचाएं और बिना ठेस पहुँचाए वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर पाएंगे। लेकिन अब भी 1833 के चार्टर आने के बाद भी यहाँ ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट का झगड़ा सुलझ नहीं। ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट का डिस्प्यूट खत्म करने के लिए 13 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग का कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया। मैकाले जो था ये इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज का बहुत बड़ा विद्वान कह सकते हैं और एक गुड राइटर और ओरेटर या वक्ता भी कह सकते हैं ये था। इसी वजह से उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग,
ने उनको पब्लिक इंस्ट्रक्शनल कमेटी या जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया। मैकॉले ने 1813 के चार्टर के क्लॉज 43 को डीपली स्टडी किया और 2 फैब 1835 को अपना मिनट गवर्नर जनरल को पेश कर दिया और उसने शिक्षा के स्वरूप पर अपने कुछ सॉलिड सजेशंस दिए। मैकाले इंग्लिश लिटरेचर को वर्ल्ड का बेस्ट लिटरेचर मानता था, यहाँ तक कि वो संस्कृत अरबी जो लिटरेचर था उसको उसके आगे कुछ नहीं मानता था, बिल्कुल बेकार मानता था। उसने अपने मिनट में लिखा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी, उसने कहा कि जैसे he said a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia। उसने कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी या की एक शेल्फ की जो पुस्तकें हैं वो भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर हैं। मतलब कहा कि भारत और अरब का जो पूरा लिटरेचर है वो यूरोप के लाइब्रेरी की एक अलमारी की एक शेल्फ की किताबों के बराबर है। मतलब उसने कहा कि भारतीयों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर की नॉलेज कंपलसरी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ का लिटरेचर बिल्कुल बेकार है। मैकाले का कहना था कि भारत की जो देशी भाषाएं हैं वो एकदम बेकार हैं, उनमें शब्दकोश बहुत सीमित है। अगर भारतीय इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो संसार का जो वर्ल्ड का एक बेस्ट नॉलेज है जो कि इंग्लिश लिटरेचर में है वो उन्हें नहीं मिल पाएगी। तो कुल मिलाकर मैकाले का कहना था कि जो इंडियन लिटरेचर और साइंस बहुत लो कैटेगरी का है वही इंडिया में है, इसलिए भारतीयों की दशा को सुधारने के लिए उन्हें इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन असलियत में वो कुछ और ही चाहता था। वो क्या चाहता था, जैसे कि उसने अपने शब्दों में भी कहा कि वो कहता था कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग चाहिए जो कि हमारे और उनके बीच जिन पर हम शासन करते हैं एक मैसेंजर की तरह कार्य करे। मीन्स वी वॉन्ट अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड and color but English in taste, in opinion, in morals and intellect। मतलब वो कहता था कि एक ऐसा वर्ग हमें चाहिए जो कि रक्त से और रंग से तो भारतीय हो लेकिन विचारों से और आदर्शों से और उसकी बुद्धि बिल्कुल अंग्रेजों वाली हो। मैकाले की ये सब बातें जो होती हैं इनसे साफ साफ पता चलता है कि भारतीयों के लिए मैकाले के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। वो इंडियन रिलीजन और इंडियन कल्चर को बिल्कुल ख़त्म करना चाहता था और अपने देश की शासन की नींव को मजबूत करना चाहता था। और इसी वजह से 1837 में गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने फारसी की जगह इंग्लिश को ही एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज घोषित कर दिया। मीन्स सारे राजकाज के काम जितने भी होते थे वो सब इंग्लिश में होने लगे और तब से अब तक ये चला आ रहा है। इसके बाद हम देखेंगे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये क्या है? मैकाले सेड इन हिज मिनट it would be more suitable to provide higher education to higher classes than to give elementary education to the mass। वैसे तो मैकाले से पहले ऑकलैंड ने भी फिल्ट्रेशन एजुकेशन की बात की थी और कहा कि केवल हायर क्लास के लोगों को ही आप हायर एजुकेशन दें ताकि जो लोअर क्लास है वो खुद ही बड़े लोगों के टच में रहेंगे और सीख जाएंगे। मतलब जो एजुकेशन है वो छन छन कर छोटे लोगों तक पहुँचे, लेकिन आप सिर्फ उच्च वर्ग को ही हायर एजुकेशन दें, उच्च शिक्षा दें। तो उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करोगे तो वो खुद ही धीरे धीरे छोटे वर्ग के लोगों तक पहुँच जाएगी। और उन्होंने कहा कि छोटे वर्ग को लोगों को आप बड़ी संख्या में शिक्षा दें लेकिन जो उच्च शिक्षा है वो केवल कुछ ही लोगों को दें, सेलेक्टेड लोगों को ही दें। तो वो सभी को उच्च शिक्षा देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। He said, at present we should create such a group of people who may work as mediator between us and the common people। मतलब हमें एक ऐसा वर्ग बनाना है जो कि हमारे जो शासन कर रहे हैं उनके और जो भारत के लोग हैं उनके दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करे, मतलब हमारे संदेश उन तक पहुंचाने का काम करे। तो कहा जा सकता है कि वास्तव में मैकाले जो था वो भारत में इंग्लिश लिटरेचर का, रिलीजन का और इंग्लिश कल्चर का प्रचार और प्रसार करना चाहता था, लेकिन अनजाने में ही सही उसने भारतीयों को इंग्लिश सिखाकर इंडियन लोगों में स्वतंत्रता के अधिकार लेने
की जो चेतना कह सकते हैं उसको जागृत कर दिया था। तो ये था मैकाले का मिनट। आशा करती हूँ कि आप सभी को 1813 का चार्टर एक्ट और मैकाले मिनट के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।